वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ जो है थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरी हुई। इमेजिन करिए आपके फ़ोन पर एक रिंग आता है। अननोन नंबर का कॉल देख करके आपका दिल थोड़ी देर के लिए धड़कना बंद हो जाता है। आप सोच रहे हो ये नंबर किसका है और कैसा है, ये कोई साजिश है या फिर कोई ज़रूरी बात है। लेकिन जब आप फ़ोन उठाते हो आपको पता चलता है कि ये कॉल कोई धमकी भरा कॉल है जो आपको बोल रहा है, अगर आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये कॉल ऐसी कॉल है जो किसी की ज़िंदगी में ना आए, लेकिन अगर आती है तो सब कुछ तबाह करके रख देती है। तो इस सस्पेंस को हैंडल करने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रही। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। सीन शुरू होता है हमारे मेन लीड बेक सोयून की दार्जिलिंग एंट्री से। जैसे ही वो पार्टी में आता है सब लोग बस उसे ही देखते हैं जैसे कि वो कोई सुपर मॉडल हो। तभी जैसे कि कोई ड्रामा का सीन चल रहा, हमारी फीमेल लीड होंग यूजू भी वहाँ पर एकदम दार्जिलिंग एंट्री करती है, लेकिन वो बस चुपचाप ये सब देख रही होती है। बेक सोयून अपनी चार्मिंग स्माइल के साथ उसे सबसे मिलवाता है। अब ये कब और कैसे हुआ ये समझने के लिए हमें थोड़े पिछले दिनों का देखना पड़ेगा। होंग यूजू एक न्यूज़ रिपोर्टर है जो अपना काम में लग करके एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि बेक सोयून का एक ज़बरदस्त इंटरव्यू होने वाला है जो प्रेसिडेंट के लिए काम करता है। उस इंटरव्यू के दौरान बेक सोयून एक डैशिंग लुक सबको दीवाना बना रही होती है। इंटरव्यू के बाद बेक सोयून अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी दूसरी तरफ होंग यूजू अपनी मदर इन लॉ से मिलने आती है जो उसे बेक सोयून की इलेक्शन कैंपेन में मदद करने के लिए बोलती है और उसकी करेंट जॉब छोड़ने के लिए भी बोलती है। जो सुनकर के होंग यूजू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है और सोचती है कि ये सब कुछ ज़्यादा नहीं है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब होंग यूजू अपनी कार में बैठती है। बारिश शुरू हो जाती है और होंग यूजू पूरी बातें याद करके कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। जैसे ही वो कार चलाने लगती है उसके ब्रेक्स फेल हो जाते हैं, घर के रास्ते एकदम ख़त्म हो जाते हैं और वो किसी ऐसी जगह पर रुक जाती है जहाँ एक हॉट मिस्टीरियस स्ट्रेंजर उसकी कार में आकर के बैठ जाता है। मीनवाइल बेक सोयून अपने फ़ोन पर एक कॉल आता है, लेकिन वो अनजान नंबर देख करके उस कॉल को इग्नोर कर देता है। बाद में जब कॉल बार बार आने लगता है वो फ़ोन उठाता है और उसे बताया जाता है कि उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया गया है। लेकिन बेक सोयून थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है क्योंकि उसे लगता है कि होंग यू अपनी मॉम के साथ होगी। जिसके बाद होंग यू अपनी मदर इन लॉ को कॉल करता है और अपनी वाइफ होंग यू के बारे में पूछता है। जिसके बाद बेक सोयून को पता चलता है कि होंग यू तो कभी के वहाँ से निकल चुकी हैं। तब फिर से बेक सोयून के फ़ोन पर कॉल आता है और उसे बोला जाता है कि तुम्हारी वाइफ मेरे कब्जे में, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इसे मार दूंगा। जिसे सुनकर के बेक सोयून थोड़ा सा चिल रिस्पॉन्स देता है और बोलता है अगर तुम्हें ये करना है तो करो। ये सुनकर के होंग यू भी थोड़ा सा शॉक हो जाती है। जैसे तैसे होंग यूजू अपने घर वापस आती है, थोड़ी हर्ट होती है लेकिन अलाइव है। बेक सोयून अब दूसरी तरफ सोच रहा होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि होंग यू को किडनैप कर लिया गया है और वो अपने ऑफिस से निकल करके जल्दी से कार चला करके घर वापस आता है और होंग यू को वहाँ पर सही सलामत देख करके थोड़ा सा पीस और रिलैक्स मेंटेन करता है। अभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जो नंबर से कॉल आया था वो ट्रेस नहीं किया जा सकता। अब होंग यू भी अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है कि कैसे उसकी शादी बेक सोयून से हो गई थी और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगी तो उसे कॉन्ट्रैक्ट के बदले पैसे देने पड़ेंगे। अब बेक सोयून उसे वहाँ पर आकर के पार्टी में चलने के लिए इन्वाइट करता है ताकि होंग यू सेफ रह सके। अब पार्टी में आने के बाद होंग यू को बेक सोयून अपनी वाइफ की तरह सबसे मिलवाता है। होंग यू को पार्टी में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता और वो घर चलने के लिए कह देती है, पर बेक सोयून उसे कन्विंस करता है और बोलता है कि उसे पार्टी ही में रहना है अभी थोड़ी देर के। उसके बाद होंग यू वॉशरूम जाने के बहाने बेक सोयून को किडनैपर के नंबर से कॉल करती है। फिर हमें फ्लैशबैक में पिछले दिन का दिखाया जाता है जब किडनैपर ने होंग यू को किडनैप किया था। होंग यू उसे अच्छे तरीके से चकमा देती है और किडनैपर का फ़ोन चुरा करके वहाँ से भाग जाती है। अब होंग यू वॉशरूम से बाहर तो मैं सबसे पहले बताऊंगी। जिसके बाद वो लोग घर आते हैं। घर आने के बाद होंग यू बेक सोयून के बारे में सोच रही होती है। उसे लगता है कि शायद बेक सोयून उसे अभी भी पसंद करता है, लेकिन वो अपने ख्याल को रोकते हुए अपने काम पर ध्यान देती हैं। तभी बेक लेकर के चला जाता है। जिसके बाद होंग यू को याद आता है कि उसने कार चलाते समय किडनैपर को कुछ बोला था
और वो बोल होने वाली हूँ, यही बताने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि तुम्हारी मॉम चाहती है कि मैं अपनी करेंट जॉब छोड़ दूँ और तुम्हारी इलेक्शन कैंपेन में मदद करूँ। जिसके बाद होंग्यू अपने कमरे में चली जाती है और बेक सोयून अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है। और मॉम से मिलने के बाद वो होंग्यू की जॉब के बारे में बात करता है और बोलता है कि होंग्यू अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी। अब दूसरी तरफ होंग्यू एक ट्रांसलेटर की तरह काम करती हुई दिखाई देती है, जो केस क्लोज होने के बाद वॉशरूम जाके लेकर के आई है, जो उसे बोलती है ये पहनो और तुम इसे पहन करके बेक सोयून के पास जाओ। होंग्यू थोड़ी सी इरिटेट होती है, लेकिन फिर भी उन कपड़ों को पहन करके रेडी हो जाती और 10 बजते ही बेक सोयून के फ़ोन पर फिर से एक अननोन नंबर का कॉल आता है, जो किडनैपर का लगता है। किडनैपर बेक सोयून को होंग्यू की फ़ोटोज़ भेजता है और उसे टीज करता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जिसे सुन करके बेक सोयून को थोड़ा सा मजाक जैसा लग रहा होता है। अब घर आकर के बेक सोयून अपनी वाइफ की बॉडी पे मोल को देखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बिना कुछ कहे उसके कल इंटरप्रेटर के में सो नहीं पाती। उसे लगता है कि होंग्यू अब पकड़ी गई है, क्योंकि बेक सोयून को लगता है कि वही असली किडनैपर की तरह बातें कर रही है। इधर होंग्यू पूरी रात टेंशन में सोख कर नहीं पाती और सुबह उठने के बाद जब वो देखती है तो बेक सोयून घर में फिक्र तो नहीं ना करता। अब होंग्यू जो भी हॉस्पिटल अपने डैड से मिलने के लिए आती है। जब अपने डैड से मिलने के बाद तो तुम अभी एक न्यूज़ रिपोर्टर हो, ये नहीं बन पाती। जिसे सुनने के बाद होंग्यू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वहीं पे फूट 10 बजते ही बेक सोयून को कॉल करती है, लेकिन बेक सोयून उसके कॉल को इग्नोर करता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर के होंग्यू बार बार कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आता है। अब घर आकर के होंग्यू बेक सोयून का वेट कर रही होती है, लेकिन वो नहीं आता। जिसे तो न्यूज़ में देखती कि बेक सोयून के ऑफिस में धमाका हुआ है। ये सुनते ही वो शॉक में आ जाती है। तभी बेक सोयून घर आता है और उसके मूल को देखने की कोशिश करता है। होंग्यू उसे रोक लेती है। तभी बेक सोयून के फ़ोन पर कॉल आता है, जो उसके सेक्रेटरी का होता है। बेक सोयून उसे बोलता है कि मैं अपनी सारी गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर स्टोरी 3 साल पहले फ्लैशबैक में चली जाती है। 3 साल पहले सोयून के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि अगर वो शादी करेगा तो उसके परिवार की सच्चाई सबको बता दी जाएगी। सोयून ये देखकर आज तक किसी को पता नहीं होता कि उसकी वाइफ कौन है, सिर्फ सबको ये पता होता है कि वो मैरिड है। अब बेक सोयून एक फ़ोन पर उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि ऑफिस में जो एक्सप्लोजन हुआ था वो शायद जानबूझ के नहीं किया गया था। ये एक गैंग का काम है जो हमेशा आए दिन ये ऐसा काम करता है। ये आदमी लकी हो, लेकिन मैं इसकी जानकारी खुद करूँगा। फिर बेक सोयून होंग्यू से पूछता है कि मैं उसे बस कॉलेज टाइम से जानती हूँ। अब सोयून भी जवाब में बोलता है मुझे लगता था कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, अब ये भी मुझे एक पहेली जैसा लग रहा है। फिर सोयून इतना बोल करके वहाँ से चला जाता है। तभी होंग्यू के फ़ोन पर भी कॉल आता है और उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जो उतनी खुश नहीं लग रही होती है। तभी डॉक्टर बोलते हैं मुझे लगता था कि तुम ये एग्रीमेंट देख करके थोड़ा सा खुश होगी, फिर मुझे मारने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तभी डॉक्टर रिप्लाई करती है क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें खुद ऐसा बोला? होंग्यू जो कुछ जवाब नहीं देती। तभी डॉक्टर बोलती हैं अब बेक सोयून और एजेंसी की टीम बेक सोयून के साथ होंग्यू के यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस अपलोडेड थी उसे देखते हैं। दूसरी तरफ होंग्यू अपनी कार पार्किंग से बाहर निकालने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठती है, जैसे ही पार्किंग का गेट खुलता है, होंग्यू जल्दी से बाहर निकलती है। घर जाकर के होंग्यू अपने फ़ोन को देखती है जिसमें उसने किडनैपर का फ़ोन रखा हुआ था। तभी सोयून आता है और वो घर से जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सोयून उसकी सिक्योरिटी के लिए उसे वहाँ से जाने नहीं देता और उसे बोलता है तुम्हें जो भी ज़रूरत की सामान चाहिए मैं खुद। फ़ोन पर फिर से होंग्यू कॉल करती है और उसे डाइवोर्स लेने के लिए बातें करने लगती। उसे बोलती है कि तुम्हें होंग्यू को डाइवोर्स दे देना चाहिए, क्योंकि होंग्यू बेक सोयून से बात करना चाहते हैं, लेकिन बेक सोयून उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। फिर बेक सोयून अपने कमरे में चला जाता है। इसके बारे में कैसे जानते हो? सोयून के पास जाकर के वो बात करना चाहती थी, लेकिन सोयून बस ये कहता है जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जा, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। होंग्यू बेक सोयून के साथ उसके पास ही सो जाती है। अब होंग्यू को एक बुरा सपना आता है जो उसके कि वो साथ में मर नहीं गई। तभी सोयून की माँ उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो घर काम में मिलने आती है और उनके बाद किडनैपर का कॉल आता है। किडनैपर बोलते हैं मुझे पता है तुम मेरे फ़ोन से ऐसा नहीं किया, अब तो मैं तुम्हारे डैड को मार दूँगा। होंग्यू जो तुरंत हॉस्पिटल आती है जहाँ पुलिस भी आई होती है हो जाएगा। फिर
जब होंग्यू जो घर जाती है तो अपने मन में बहुत कुछ सोच रही होती है और रोने लगती है। रास्ते में रो रही होती है तभी बेक सो-युन की कार वहाँ पर आकर के रुकती है, जिसके बाद बेक सो-युन अपने कार में उसे बैठाता है, जहाँ वो बोलता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे डैड को अब दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगा, अब से मैं उनका ख्याल रखूँगा। ये सुनकर के होंग्यू रोने लगती है। सो-युन उसे घर लेकर के आता है। दूसरी तरफ जी सेंगवू एक कैफ़े में बैठता होता है। तभी वहाँ पर नायूरी भी आ जाती है, जो होंग्यू के साथ काम किया करती थी। दोनों बातें करते हैं और नायूरी पूछती है तुम शायद होंग्यू को पसंद करते हो। जी सेंगवू मुस्कुराकर बोलता है अगर ऐसा है तो तुम भी बेक सो-युन को पसंद करती हो, इसका कोई रीज़न है? इधर बेक सो-युन होंग्यू को एक होटल ले जा रहा होता है और उसे वहाँ आराम करने के लिए कहता है। उसके लिए खाना ऑर्डर करता है और अपने मॉम डैड से मिलने के लिए निकल जाता है। बेक सो-युन अपने पेरेंट के पास पहुँचता है। उसके डैड पूछते हैं होंग्यू तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। सो-युन उसकी तबीयत खराब होने का बहाना बना देता है। डिनर के दौरान बेक सो-युन के डैड कहते हैं तुम्हें अपने काम में और भी ज़्यादा मसरूफ़ होना चाहिए, मेरी कैंपेन तुम्हारे भरोसे है और जिस दिन फ़ोटो शूट होगा तुम ज़रूरी वहाँ पर आ जाना। सो-युन के डैड मजाक में बोलते हैं सब लोग अपने डॉग्स और कैट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं अपनी कैंपेन में यूज़ करने के लिए, लेकिन मैं अपने बेटे को भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्या। तभी होंग्यू भी वहाँ पर आ जाती है और सब लोग मिल करके डिनर करते हैं। लेकिन बात बात पर बेक सो-युन के डैड होंग्यू के जॉब के बारे में बोलते हैं कि अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगी तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा। ये सुनकर के बेक सो-युन गुस्से में कैमरामैन को बुलाता है और अपने डैड से कहता है आप मुझे सिर्फ फ़ोटो शूट के लिए बुलाते हैं ताकि न्यूज़ में मेरी फ़ोटोज़ डाल सके। सो-युन होंग्यू का हाथ पकड़ता है और वहाँ से लेकर के चला जाता है। बेक सो-युन के डैड कहते हैं तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, पर सो-युन बिना कुछ बोले होंग्यू के साथ निकल जाता है। अगले दिन होंग्यू इंटरव्यू देने के लिए आती है। सो-युन के शब्दों का याद करती है और उससे कहता है अपने बारे में। जो इंटरव्यू रूम में वो साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए वीडियो देखती है और उसका ट्रांसलेट फ्लॉलेस करती है। तभी सो-युन वहाँ आता है और इंटरव्यू लेने लगता है। बहुत सारी वीडियोस को ट्रांसलेट टेस्ट कराने के बाद जिसमें होंग्यू बार बार परफेक्ट परफॉर्मेंस करती है। इंटरव्यू के बाद होंग्यू अपने डैड से मिलने जाती और देखती है कि सो-युन पहले ही उनका ख्याल रख करके यहाँ से गया है। दूसरी तरफ होंग्यू एक ऑफिस में पहुंचता है और देखता है कि होंग्यू का इंटरव्यू इतना केयरफुली क्यों लिया गया। सो-युन मुस्कुरा करके कहता है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ सो-युन की मॉम उसे फोर्स कर रही थी कि वो एक आइडियल बॉय की तरह बिहेव करे। साथ ही होंग्यू की मॉम उसे डांट रही होती है कि वो फॉर्मल क्यों नहीं है और उसे अपनी बहन का ध्यान रखने के लिए कहती है। प्रेजेंट में सो-युन होंग्यू के पास आता है और उसके फेवरेट डिश खिलाता है। बाद में जब सो-युन की शादी होंग्यू की बड़ी बहन से होने वाली होती है तो वो भाग जाती है और होंग्यू को उसकी जगह पर शादी करना पड़ता है। शादी के बाद एक पार्टी का सीन होता है जहाँ सब लोग आए होते हैं। होंग्यू भी पार्टी में आती है लेकिन उदासी के चेहरा पर साफ साफ दिख रहा होता है। टेरेस पर जाकर के वो एक किडनैपर के फ़ोन से सो-युन को कॉल करती है और कहती है तुम्हारी शादी तो मेरी बहन से होने वाली थी, मुझसे क्यों की? मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, ना सोशल स्किल्स है ना ही मैं अच्छी हूँ और ये सब मेरे पास तो पैसे भी नहीं। इस पर सो-युन जवाब देता है ऐसा कुछ नहीं है, होंग्यू बहुत अच्छी है, वो लोगों से बात नहीं करती क्योंकि सब लोग उसे गलत ट्रीट करते हैं और हो सकता है उसकी मेरी मम्मी के शादी की वजह से उसने मेरे से शादी की। ये सुनकर के होंग्यू रोने लगती है। तभी सो-युन टेरेस पर पहुंच जाता है और होंग्यू को नीचे उतारता है, दोनों गिर जाते हैं। तभी सो-युन को अपने सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो बताता है कि किडनैपर वही है जो अभी पार्टी में आया हुआ है। सो-युन होंग्यू की तरफ देखता है जो उसे कुछ कहने वाली होती है। अब पार्टी के बीच होंग्यू उदासी में डूबी होती है। तभी उसकी मॉम की बात उसे याद आती है, अगर तुम कभी बोलना शुरू कर दोगी तो हम तुम्हारे घर से निकाल दिए जाएंगे क्योंकि चेयरमैन की बेटी बोल नहीं सकती। ये सोच करके उसका दिल और भी ज़्यादा दुखी से भर जाता है। घर आने के बाद सो-युन अपने ख्यालों में खोया होता है। वो सोचता है होंग्यू ने मुझे अब तक सच क्यों नहीं बताया कि वो बोल सकती है, मैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए कितना तरस रहा हूँ। अगली सुबह सो-युन ऑफिस पहुँचता है लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा होता। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो अपने कलीग
से किसी के लिए गिफ्ट लेने का आइडिया पूछता है। दूसरी तरफ होंग्यू को एक जॉब ऑफर मिलती है। वो खुशी से सोयून को थैंक यू मैसेज भेज देती है। सोयून के चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आ जाता है। डिनर के वक्त सोयून होंग्यू से केयरफुली बातें करता रहता है। उसके बाद वो एक स्टोर में जाता है जहां होंग्यू को ड्रेस सेलेक्ट करते हुए देखता है। होंग्यू के साथ उसकी बड़ी बहन भी होती है जो अपने लिए भी ड्रेसेस ले रही होती है। सोयून होंग्यू के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करता है, में मदद करता है और उस ड्रेस में होंग्यू एकदम परी सी लग रही होती है। तभी सोयून के फ़ोन पर एक कॉल आता है, पर उसके सेक्रेटरी का कॉल था। सेक्रेटरी बताता है कि जिस नंबर से सोयून को पहले कॉल आ रहा था उस पर कोई लड़की बात कर रही थी। सोयून इस बात को फिलहाल साइड में रखता है, लेकिन तभी जी सिंग वू का मैसेज आता है कि जी सिंग वू होंग्यू को नए जॉब के लिए पार्टी में इनवाइट करने के लिए बुलाता है। पार्टी के दौरान सब लोग होंग्यू की नई जॉब की खुशी मना रहे होते हैं। नायूरी जी सिंग वू से पूछती है तुम्हारी और होंग्यू की दोस्ती कैसे शुरू हुई। जी सिंग वू मुस्कुरा करते हुए कहता है कॉलेज के टाइम में एक म्यूजिक स्टूडियो में हम दोनों मिले थे। ये सुनकर के सोयून थोड़ा इरिटेट हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सोयून और उसकी टीम नए मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की खुशी में छोटी सी पार्टी रखते हैं। पार्टी के दौरान सोयून का सेक्रेटरी उसे बोलता है कि होंग्यू के फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनाता है। रिकॉर्डिंग में किडनैपर्स ने होंग्यू सोयून को परेशान करने के लिए कह रहा होता है। ये सुनते ही सोयून का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन वो सबके सामने अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है और उसके कारण वो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। उसके ड्राइवर उसे घर ले जाते हैं, लेकिन सोयून अपनी ही कार में सो जाता है। रात के वक्त होंग्यू जब घर में आती है तो वो पार्किंग में सोयून को देख करके उसकी कार में से उसे उठाती है और उसे घर ले जा रही होती है। तभी रास्ते में सोयून वहीं पे गिर जाता है और तभी एक अनएक्सपेक्टेड किस उन दोनों के बीच में हो जाता है। अब बेक सोयून एक बुरा सपना देख करके घबरा करके उठता है। जब वो इधर उधर देखता है तो नोटिस करता है कि होंग्यू जो ज़मीन पर उसके सामने ही सोई हुई है। उसे कुछ ही देर के बाद होंग्यू की भी नींद खुल जाती है और दोनों एक दूसरे को देख करके घबरा जाता है। सुबह जब सोयून फ्रेश होकर के ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है और होंग्यू से कैजुअली पूछता है क्या कल रात में हम दोनों के बीच कुछ हुआ था। होंग्यू जो थोड़ा शर्माने लगती है, लेकिन तभी सोयून के फ़ोन पर उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है। सेक्रेटरी याद दिलाता है कि उसे एक ज़रूरी मैसेज भेजा था जो सोयून ने अब तक नहीं देखा। जब सोयून मैसेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे डेली कॉल करने वाली और कोई नहीं बल्कि होंग्यू जो खुद है। ये बात उसके लिए एक बड़ा झटका होता है। ऑफिस पहुंचने के बाद सोयून अपने सेक्रेटरी के साथ किडनैपिंग और बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस पर डिस्कशन कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद होंग्यू भी ऑफिस आती है और सोयून को साइन लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रही होती, लेकिन सोयून कुछ सवाल उठाता है जो होंग्यू को अनकंफर्टेबल कर देता है। गुस्से में वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सोयून के डैड को पता चलता है कि होंग्यू की बड़ी बहन वापस आ चुकी है। इधर होंग्यू एक आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए जाती है जहाँ उसकी बड़ी बहन भी आती है। दोनों एक मुलाकात होती है और बातचीत के दौरान उसकी बहन होंग्यू से कहती है मुझे पता है कि तुम बोल सकती हो, तुम्हें बोलना सिर्फ मेरी वजह से नहीं चाहती क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मना किया था अगर तुम्हें बोलना पड़ेगा तो तुम घर छोड़ कर के जाना पड़ेगा, इसलिए तुम अभी तक कुछ नहीं बोलती हो। दूसरी तरफ सोयून के डैड भी कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे होते हैं और सोचते हैं कि अब जब सोयून की असली वाइफ आ चुकी है तो होंग्यू को वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा। होंग्यू गुस्से में वहाँ से निकल जाती और घर पहुँचती है। वहाँ देखती है कि सोयून उसके रूम में खड़े होकर के कुछ चीज़ें देख रहा होता है। होंग्यू अपने फ़ोन को जल्दी से छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन सोयून उसके कुछ कपड़े देख लेता है। जो होंग्यू उन कपड़ों को लेने की कोशिश करती है तो उस पे सोयून गिर जाती है। इस मोमेंट में सोयून को कल रात की कुछ अनएक्सपेक्टेड किस याद आती है और उसका हार्ट भी तेज़ी से धड़कने लगता है। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करके वो जॉगिंग के लिए चला जाता है। जॉगिंग के दौरान फिर से सोयून के फ़ोन पर होंग्यू का कॉल आता है, लेकिन इस बार वो किडनैपर की आवाज़ बना करके बात करती है। वो कहती है मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी शादी होंग्यू की बड़ी बहन से बदल गई थी, लेकिन तुम ही
उसकी बहन को असली जगह पर चेंज किए थे। तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी शादी उसकी बड़ी बहन से हो, इसलिए तुमने ज़बरदस्ती होंग्यू से शादी की। जिस पर सोयून जवाब देता है कि हाँ, मैंने ही ऐसा किया है क्योंकि मैं उसकी मॉम के कैद से उसको बाहर निकालना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं खुद उसके लिए एक कैद बन जाऊँगा। अब मैं उस हर सब कुछ दूंगा जो उसे चाहिए, प्यार, अटेंशन और खुशी। अगले दिन होंग्यू और उसके कलीग्स एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं। बस में सबको एक गिफ्ट पार्सल दिया जाता है। ट्रिप के दौरान सोयून होंग्यू का हर वक्त ख्याल रखता है। दूसरी तरफ जी संगबू और नायूरी भी एक ऑर्फनेज जाते हैं जहाँ जी संगबू पहले रहा करता था। वहाँ वो दोनों बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और इधर ट्रिप के डेस्टिनेशन पे सोयून और होंग्यू के लोग पहुंचते हैं, एक गेम खेलते हैं और कंपटीशन जीत जाते हैं। उसके बाद सब लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। जब सब लोग एक हिल टॉप के फ़ोटो शूट करवाने के लिए पहुंचते तभी होंग्यू वहां से फिसल करके गिर जाती है। जो सोंग्यू को इस बात पता चलती है तो वो तुरंत पुलिस और रेस्क्यू टीम को बुलाता है। साथ ही वो खुद ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन होंग्यू कहीं नहीं मिलती। तभी सोयून के फ़ोन पर होंग्यू का कॉल आता है, लेकिन ये कॉल किडनैपर के फ़ोन से होता है क्योंकि होंग्यू का फ़ोन काम नहीं कर रहा होता है। सोयून थोड़ा रिलीफ फील करता है जब उसे पता चलता है कि होंग्यू ठीक है। वो उसे कहता है, मुझे कोई सिग्नल भेजो ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं और मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। होंग्यू एक सिग्नल भेजती है और सोयून बिना किसी देरी के दौड़ा उसके पास पहुंचता है और अपनी गोद में उठा करके उसे जंगल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, बिल्कुल एक हीरो की तरह। अब सोयून उसे जंगल से निकालने के बाद हॉस्पिटल लेकर के आता है जहां होंग्यू अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। तभी उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है कि सोयून उसके पास बैठा हुआ है। होंग्यू उसे अपने करीब देख करके थोड़ा खुश होती है और बोलती है, यहीं रहो, मुझे अकेले मत छोड़ो। दूसरी तरफ सोयून के डैड को पता चलता है कि सोंग्यू का एक्सीडेंट हुआ था, तो ये सुनकर के वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं और अपनी टीम से इस बारे में बात करने लगते हैं और प्लान बनाते हैं। हॉस्पिटल के रूम में होंग्यू ये सोच करके परेशान हो रही होती है कि अगर सोंग्यून को पता चल गया है कि वो ही किडनैपर है, किडनैपर के फ़ोन से कॉल कर रही है, तो वो उसे डिवोर्स दे देगा और उसे पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। जो सोयून उसके पास आता है तो वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। होंग्यू जो ये सब देख करके थोड़ा सा रिलीफ फील करती है, लेकिन सोयून बात को इग्नोर कर देता है। इस बीच होंग्यू की मॉम उसकी बड़ी बहन से मिलने के लिए आती है। बहन कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहती है, ये तुमने मेरी शादी से पहले भेजा था ताकि मैं सोयून से शादी ना करूं। होंग्यू की मॉम इस बात से अनजान होती है और उनका गुस्सा और कंफ्यूजन बढ़ता रहता है। इधर सोयून के डैड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और रिपोर्टर से बातें करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी सोयून के साथ हुआ है वो उसे अंजाम तक लेकर के जाएंगे। जब सोयून को ये सब पता चलता है तो वो अपने डैड से मिलने के लिए कहता है और बोलता है, आप ये सब करना बंद कीजिए, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए यूज़ करें। अब इधर हॉस्पिटल वापस आने के बाद सोयून होंग्यू से मिलता है और उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर के आता है। उसका ख्याल रखते देख करके होंग्यू थोड़ा सा हैरान होती है, लेकिन उसे ये सब अच्छा लग रहा होता है। रात को सोयून उसके रूम में ही सो जाता है ताकि होंग्यू सेफ फील कर आ सके, लेकिन जब होंग्यू सुबह उठती है तो सोयून वहाँ नहीं होता। होंग्यू जू उसे कॉल करके पूछता है, तुम कहाँ हो? सोयून जवाब देता है, मैं एक ज़रूरी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके बाद होंग्यू किडनैपर के फ़ोन से कॉल करती है और सोयून इस बात को मजाक में लेता है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। इरिटेट होकर के होंग्यू कॉल कट कर देती है। अब लॉबी में होंग्यू न्यूज़ देखती है जिसमें सोयून कन्फेस करता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, जो भी इसके पीछे है वो उसे नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर के सोयून के डैड उसे कंफर्ट करते हैं और उसके बीच टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इधर रात को होंग्यू अपने रूम में होती है जब उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज किडनैपर का होता है जो कहता है, अगर तुम सोयून को परेशान नहीं करोगी तो मैं अपने फ़ोन लेने के लिए आ रहा हूँ। डर के मारे होंग्यू गेट लॉक कर देती है, लेकिन जब गेट खुलता है तो उसके सामने बेक सोयून खड़ा होता है। डर के मारे होंग्यू बेक सोयून को गले लगा लेती है, लेकिन वो किडनैपर के मैसेज के बारे में कुछ नहीं बताती। बेक सोयून रिलैक्स फील करवाते हुए उसके पास सो जाता है। अगले दिन होंग्यू फिर से किडनैपर के फ़ोन से बेक सोयून को कॉल करती है और मैसेज के बारे में बताती है। अब बेक सोयून कहता है, अगर तुम चाहो तुम मुझे वो मैसेज दिखा सकती हो। होंग्यू जो उसे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन सोयून जगह खुद डिसाइड करता है। पहले वो
झूले के पास मिलने के लिए बुलाता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिलता। फिर वो आइसक्रीम के पास उसे बुलाता है लेकिन फिर भी वो वहाँ पर नहीं होता। आखिर में सोयून उसे एक टावर पर मिलने के लिए बुलाता है। जब होंग्यू जो वहाँ पर कॉल पर बात कर ही रही होती है तो सोयून उसके पीछे खड़े होकर के वहाँ पर पहुँचता है। होंग्यू रोती हुई कहती है, तुम्हें पहले से ही पता था कि ये सब मैं कर रही हूँ, अब ये तुम्हें पता है तो तुम मुझे नफ़रत करोगी। सोयून उसका हाथ पकड़ के कहता है, मैं तुमसे नफ़रत कैसे कर सकता हूँ, और फिर से उसे किस कर लेता है और दोनों के बीच में टेंशन डिज़ोल्व हो जाता है। अब घर आने के बाद सोयून होंग्यू के लिए डिनर बनाता है जो होंग्यू को बहुत पसंद आता है। ये उसके लिए एक नया अनुभव होता है क्योंकि पहली बार कोई उसे इतना प्यार कर रहा होता है। होंग्यू जी पूछती है, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे कभी बताया क्यों नहीं। सोयून जवाब देता है, मैं बस इतने में ही खुश था कि तुम मेरे साथ रह रही हो। इसके बीच किडनैपर को दिखाया जाता है जो होंग्यू को परेशान करने के लिए हॉस्पिटल आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। होंग्यू जो अपने कमरे में सो रही होती है तभी उसे एक बुरा सपना आता है और वो डर के मारे बेक सोयून के कमरे में आ जाती है। सोयून को कॉल पे पता चलता है कि उसे अभी अपने ऑफिस में जाना पड़ेगा। होंग्यू की मॉम भी उसके घर पर आती है और वो होंग्यू के बारे में बातें करने लगती है। तभी होंग्यू के फ़ोन पर एक वीडियो आता है। इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए होंग्यू अपने दोस्त जी संगू के कॉल करती है और उससे मिलने के लिए पहुंचती है। वो दोनों मिलते हैं और बात करते हैं। उसके बाद होंग्यू उस वीडियो के लोकेशन पर जाती है जहां पर वीडियो शूट किया गया था। दूसरी तरफ बेक सोयून भी वहां पर पहुंचता है। रात का वक्त हो चुका था और जी संगू होंग्यू को कल आने के लिए कहता है। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो बेक सोयून दोनों को साथ में देख लेता है और होंग्यू को कॉल करता है। होंग्यू उसका कॉल पिक नहीं करती इसलिए जी संगू उसे कहता है, तुम कॉल पिक कर सकती हो। होंग्यू जवाब देती है, मैं बोल नहीं सकती तो बात कैसे कर सकती हूँ। जी संगू उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम बोल सकती हो। अब होंग्यू उन दोनों के कार का पीछा करने लगता है और जी संगू की कार के आगे अपनी कार को रोक लेता है और होंग्यू को अपने साथ ले चलने लगता है। जी संगू पूछता है, तुम दोनों का रिश्ता क्या है, लेकिन बेक सोयून इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। रास्ते में सोयून होंग्यू को रोक करके कहता है, तुम इसके साथ यहाँ क्यों हो। होंग्यू उसे वो वीडियो दिखाती है और कहती है, मैं बस इसके लिए यहाँ पर आई थी। सोयून पूछता है, वीडियो देखने के बाद क्या तुम मुझे नफरत करने लगी होगी। होंग्यू जो जवाब देती है, मैं बस डर गई थी तुम्हें कुछ ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। फिर सोयून को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ सोयून की मॉम और डैड एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखवाते हैं जहाँ उनकी मॉम कहती है, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब बेक सोयून छोटा था उसके एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक आदमी एक बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा होता है। इस वजह से वो अब तक डर और ट्रॉमा में दिखाई देता है। होंग्यू अपने कॉलेजेस के साथ ये सब सारे ट्रॉमा को झेल रहा होता है जिसके बाद होंग्यू अपने कलीग्स के साथ डिनर पर जाती है और सोयून एक पुराने स्टोर में जाता है जहां बहुत ज़्यादा आग लग जाती है और सोयून वहां बेहोश हो जाता है। इधर दूसरी तरफ होंग्यू जो अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है जहां उसकी बहन बोलती है, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी मजबूरी में हुई थी। वो अपने पास के कुछ डॉक्यूमेंट्स को दिखाती है जिसमें होंग्यू अपनी बहन को रोकते हुए कहती है, ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। होंग्यू की बहन कहती है, मैं बस तुम्हें ये देखना चाहती थी कि तुम मुझे आज भी याद करती हो कि नहीं। जब तुम मुझे अपनी बहन कह करके बुलाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जिसके बाद होंग्यू की बहन थोड़ी सी खुश होती है क्योंकि होंग्यू पहली बार उसे उसके नाम से बुलाती है। होंग्यू की बहन बोलती है, वो सोयून की सच्चाई बताने के लिए आई हो। जो तुम्हारे साथ है वो असली का सोयून नहीं है, उसे अडॉप्ट किया गया था। अगर मुझे ये भी याद नहीं कि असली सोयून कौन है। ये सुनकर के होंग्यू सोयून की मॉम से मिलने के लिए आती है और उन्हें बताती है कि जो सोयून उनके साथ रह रहा है वो असली सोयून नहीं है। उसके मॉम डैड हैरान होते हैं लेकिन फिर वो बात को एक्सेप्ट करते हैं। जब सोयून ये सब कह करके वहाँ से जा रही होती है तो सोयून का सेक्रेटरी उससे असली सोयून के बारे में बताता है कि उसे पता चलता है कि सोयून की आंखों में ऑपरेशन हुआ था और उसके पास उतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, इसलिए प्रेसिडेंट ने
उसके जैसे दिखने वाले एक लड़के से उसे रिप्लेस कर दिया और उसे सोयुन बना दिया। अब होंग्यू जो सब कुछ को जोड़ करके देखती और उसे पता चलता है कि जो किडनैपर था वही असली शायद सोयुन था। फिर वो घर जाती है और सोयुन का इंतजार करने लगती है, लेकिन वो वहाँ नहीं आता। तभी उसके फ़ोन पर जी संगवू को कॉल आता है और वो बताता है कि सोयुन को हॉस्पिटल लेकर के आया गया है। होंग्यू जो तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और सोयुन को ऐसी हालत में देख करके वो रोने लगती है। सोयुन को अपनी पुरानी यादें याद आती हैं, जब वो छोटा था और प्रेसिडेंट ने एक बच्चे को मार दिया था। उसके बाद होयुन को अपने पास देखता है और होंग्यू से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। होंग्यू अपने घर आती है और सोयुन को लगता है कि वो हॉस्पिटल में है। होंग्यू को कॉल करता है लेकिन वो पिक नहीं करती। अब सोयुन तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ होंग्यू किडनैपर का फ़ोन देने के लिए आई थी और अपनी असली सच्चाई बताने के लिए आई थी। सोयुन उसे रोकता है और बोलता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम खतरे में पड़ जाओगी और मैं ये सब नहीं चाहता। अब फिर दोनों हॉस्पिटल आते हैं और दूसरी तरफ सोयुन की मॉम डैड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और अपनी लाइफ के बारे में बताते। तभी होंग्यू की बहन भी वहां आ जाती है और वो उन्हें अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन होंग्यू की बहन सबके सामने असली सोयुन के बारे में पूछती है, लेकिन वो लोग कोई बहाना बना कर के इस बात को टाल देते हैं। तभी एक डिलीवरी बॉय आता है और कुछ फिशेज डिलीवर करता है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत बेकार होती है। ये देख करके सोयुन की मॉम को लगता है कि यही उनका असली बेटा हो सकता है और वो उसका पीछा करते हुए एक घर तक पहुंच जाती हैं। उसी वक्त सोयुन और होंग्यू की बातें हो रही होती हैं। तभी सोयुन के ऑफिस के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, तो सोयुन होंग्यू को छुपाने की कोशिश करता है। फिर दोनों प्रेस मीट के लिए जाते हैं, जहाँ होंग्यू एक ट्रांसलेटर की तरह काम करती है। फिर सोयुन को कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है और अपनी सेक्रेटरी को होंग्यू को घर तक छोड़ने के लिए बोलता है। होंग्यू को कार में बैठा करके अपनी ऑफर दिया था, लेकिन जैसे ही वो पानी पीती है वो बेहोश हो जाती। अब सोयुन को एक रिपोर्ट मिलता है और वो होंग्यू को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। तभी वो अपने सेक्रेटरी को भी कॉल करता है, तभी उसका सेक्रेटरी भी उसका कॉल पिक नहीं करता। ये देख करके होंग्यू जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है होंग्यू के बारे में सोच करके। अब होंग्यू भी इधर बेहोशी की हालत में कार में पड़ी हुई होती है और अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रही होती है। अब आगे क्या होगा, क्या होंग्यू उस किडनैपर के हाथों से बच पाएगी या फिर होंग्यू की जान खतरे में है। अब इधर सोयुन के सेक्रेटरी ने होंग्यू को किडनैप कर लिया था और असली सोयुन को कॉल करके बताता है कि सोयुन आ रहा है, मिल करके हमें बदला लेना होगा। जब सोयुन का सेक्रेटरी के पास पहुंचता है तो वो कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं नहीं जानता था कि तुम ही असली सोयुन हो। मुझे लगता था कि जो मेरे साथ काम कर रहे वही असली सोयुन है, इसलिए मैंने उनसे बदला लेने के लिए ये सब किया। फिर सोयुन का सेक्रेटरी और किडनैपर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और किडनैपर सेक्रेटरी को पानी में डुबा करके मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त सोयुन वहाँ पहुँचता और एक बोट में देखता है जिसमें उसका सेक्रेटरी होता है। सोयुन सेक्रेटरी से होंग्यू के बारे में पूछता है, तब सेक्रेटरी होयुन को किडनैप के बारे में बताता है कि वो होंग्यू को वहाँ से ले जा रहा है, जिसके बाद बेग सोयुन उस कार को रोकने की कोशिश करता है। तभी सोयुन बोलता है कि अगर तुम अपनी असली आइडेंटिटी लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन होंग्यू को छोड़ दो। लड़ाई के दौरान किडनैपर सोयुन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सेक्रेटरी उससे बचता है और सेक्रेटरी को चाकू लग जाता है। किडनैपर भाग जाता है। अब इधर सोयुन अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि मैं बस तुम्हारे यहाँ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम असली सोयुन हो और मैं तुमसे बस बदला लेना चाहता था, लेकिन ये असली सच्चाई नहीं है। अब सोयुन की मॉम किडनैपर से मिलने के लिए आती है और बोलती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि तुम मेरे असली बेटे हो। उसके बाद पुलिस भी वहाँ आ जाती है और किडनैपर अपनी मॉम को छोड़कर चोट लगा करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पुलिस उसे हर जगह ढूंढने के लिए न्यूज़ फैला देती है। उसकी मॉम डैड अपने आप में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ उसकी मॉम बोलती है कि आपका असली बेटा इधर उधर भटक रहा है और आप किसी और को अपना बेटा बना करके रखे हुए, जिस पर सोयुन के डैड बोलते हैं कि मुझे पता है कि वो मेरा असली बेटा नहीं है, लेकिन उसने मेरे असली बेटे से भी ज़्यादा ख्याल रखा है और जो हमारा असली बेटा था अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। अब इधर न्यूज़ में भी सब लोग इस घटना के बारे में पता चल जाता है। तब होंग्यू की मॉम उसे मिलने के लिए घर आती है, जहाँ होंग्यू
उसकी बहन को देख करके बातें करने लगती है। होंग्यू की मॉम होंग्यू से कहती है सोयुन क्या करने जा रहा है, अगर वो अपनी पोजीशन छोड़ देगा तो तुम प्रेसिडेंट की वाइफ कभी नहीं बन पाओगी। होंग्यू उन्हें साफ साफ कह देती मैं ऐसा कभी चाहती भी नहीं थी और जो कुछ भी होने वाला है वो सब सही होने वाला है और मैं हमेशा सोयुन के साथ हूँ। फिर सोयुन घर आता है और देखता है कि घर सजा हुआ है। होंग्यू एक खूबसूरत ड्रेस में आती है और सोयुन से कहती है ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो तुम मुझे शादी करोगे ना। सोयुन जवाब देता है नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें पहले प्रपोज करूँगा। ये सुनकर के होंग्यू काफ़ी इमोशनल हो जाती है और फिर दोनों काफ़ी अच्छा वक्त बिताते हैं। अगले दिन सोयुन अपने सेक्रेटरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। असली सोयुन को पकड़ने में दूसरी तरफ होंग्यू और उसकी बहन अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और असली सोयुन के बारे में पूछती और ये भी कहती है कि उनका जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसने किया था। होंग्यू के डैड को पुरानी बातें याद आती है और वो गुस्से में प्रेसिडेंट और सोयुन के डैड को मारने के लिए सेरेमनी में पहुंच जाते हैं, जहां वो एक फायरिंग कर देते हैं। उसके बाद हर जगह भगदड़ मच जाती है और आग लग जाती है। इधर सोयुन वहां पहुंचता है और होंग्यू को नहीं देखता, लेकिन वो उसे ही देखता है। तभी किडनैपर का कॉल आता है और वो बोलता है कि होंग्यू मेरे पास है और उसे लेने के लिए आओ। होंग्यू उसे मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हारी एक बार मदद करना चाहती हूँ, याद रखना मैं तुम्हें हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। होंग्यू अपनी कार बहुत तेज़ी से चला करके एक्सीडेंट कर देती है। पुलिस वहां आती है लेकिन होंग्यू नहीं मिलती। सोयुन अब होंग्यू के लिए बहुत परेशान हो जाता है और मीडिया के सामने आकर के अपनी असली आइडेंटिटी बताता है। वो मीडिया को बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ होंग्यू जो है 2 दिन से किडनैपर ने उसे किडनैप कर लिया था। सोयुन अपने इमोशन भरे बातों को सबके सामने रखता है और वो कुछ ज़्यादा ही वहीं पे सबके सामने रोने लगता है। अब क्या होंग्यू कभी मिल पाएगी या होंग्यू की डेड बॉडी मिलेगी, इसे जानने के लिए अब हमेशा होंग्यू के बारे में सोचता रहता है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करते रहता है। उसकी ज़िंदगी होंग्यू के बिना अधूरी सी लग रही होती है और वो उसके पास ना देख करके बहुत उदास रहता है। एक दिन सोयुन होंग्यू को ढूंढते ढूंढते किडनैपर के घर तक पहुंचता है, लेकिन वहां पे उसे होंग्यू नहीं मिलती। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है, जो कॉल किडनैपर का होता है, जो होंग्यू को अपने पास रखे हुए रहने का दावा करता है। होंग्यू कॉल पर सोयुन से कहती है मुझे मत ढूंढो, मैं कैसे भी करके तुम्हें इस किडनैपर के चंगुल से बचा दूंगी। और वो कॉल पर बात करते करते ही कार को इतना तेज़ चलाती है और कार का एक्सीडेंट करती है। जब सोयुन वहां पहुंचता है तो उसे सिर्फ होंग्यू की कार और उसके शूज़ मिलते हैं। इसके बाद पुलिस और सोयुन हर जगह होंग्यू को ढूंढने लगते हैं। होंग्यू का परिवार भी बहुत परेशान होता है और उसे ना मिलने की उम्मीद करता है। सोयुन को अचानक याद आता है जब होंग्यू गायब हुई थी तो सब लोग आए थे, लेकिन बस उसकी मॉम ही नहीं आई थी। ये सोच करके वो अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे पूछता है आपने होंग्यू को कहीं छुपा करके रखा है तो बता दीजिए। जिस पर उसकी मॉम बोलती है, लेकिन यू की मॉम बोलती है जैसे मैंने अपने बेटे के लिए रोया वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी वाइफ के लिए तड़प तड़प के रो। जिसे सुनकर के सोयुन बहुत उदास हो जाता है। अब थोड़े दिन के बाद सोयुन की मॉम एक मीटिंग के लिए जाती है, तभी पुलिस आकर के उन्हें अरेस्ट कर लेती है और बोलती है कि आपको सोयुन को किडनैप करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। जिसे सुनकर के होंग्यू की सास बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती हैं। वो बोलती हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी उन्हें एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें उन्होंने दादाजी को मारा था। तभी वो उस जुर्म को कबूल कर रही होती है। तभी वहाँ पर सोयुन आता है और बोलता है मैंने दादाजी के पॉकेट में एक सीक्रेट कैमरा छुपा दिया था, जिससे मुझे पता चला कि आपने ही दादाजी को मारा है। अब सीन कुछ दिन पहले से शुरू होता है, जहां सोयुन की मॉम ने होंग्यू को किडनैप करके एक अंडरग्राउंड चैम्बर में छुपा करके रखा हुआ था। होंग्यू का दिल जज्बातों से भरा होता है। उसका पूरा भरोसा था कि सोयुन एक दिन ज़रूर उसे ढूंढने के लिए आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस वक्त सोयुन के पापा अंडरकवर काम करते हुए उस सीक्रेट लोकेशन तक पहुंचते हैं। वो होंग्यू को वहां से भाग जाने में मदद करते हैं और किडनैपर को एक दूसरे कमरे में लॉक कर देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू
और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। होंग्यू जंगल में भाग रही होती है, अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रही होती है। दूसरी तरफ किडनैपर समहाउ लॉक से बाहर निकल जाता है। वो सोयून के पापा के सेक्रेटरी को मार करके जंगल की तरफ निकल पड़ता है, अपने साथ एक गन लेकर के। उसने एक ही मिशन था, होंग्यू को वापस पकड़ना। इस बीच सोयून भी होंग्यू की तलाश में जंगल पहुंचता है। वो होंग्यू को मिलता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। दोनों एक कार में भाग रहे होते हैं, लेकिन अचानक किडनैपर उनकी कार के सामने आ जाता है। सोयून सब कुछ ख़त्म करने के लिए कार से उतरता है। कार से बाहर निकलते ही किडनैपर उसके सामने आता है और उसकी कान में कुछ ऐसा बोलता है जो सुनकर के सोयून को अंदर से हिला देता है। वो एकदम शॉक में आ जाता है। उसके पहले कि सोयून संभल पाता, किडनैपर उस पर गन चला देता है। तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और किडनैपर को अरेस्ट कर लेती है। सोयून जख्मी है, लेकिन होंग्यू अब उसके साथ है। पुलिस किडनैपर को लेकर के जाती है, लेकिन वो अपने पीछे एक सस्पेंस छोड़ जाता है। वो बात जो उसने सोयून के कान में कही थी, क्या वो बात कभी समय आएगी? क्या सोयून और होंग्यू का सफ़र अब शांति से चलेगा? कहानी यहाँ सस्पेंस के साथ ख़त्म होती है। अब सीन कुछ दिन बाद का शुरू होता है, जहाँ सोयून होंग्यू को छोड़ करके चला गया होता है। होंग्यू सोयून के बिना अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हर पल उसकी याद में ही डूबी होती है। दूसरी तरफ सोयून के पापा मीडिया के सामने आते हैं और अपने गुनाहों का इजहार करते हैं। वो बोलते हैं, अगले जन्म में मैं एक अच्छा इंसान बनकर के जीना चाहूँगा। उनका ये कन्फेशन मीडिया को एक बड़ी खबर बन जाता है। इस बीच सोयून की मॉम को भी उनके गुनाहों और दादाजी के मर्डर और होंग्यू के किडनैप करने के लिए सज़ा सुनाई जाती है। सोयून के परिवार का अलग अलग हो जाना होंग्यू के दिल को और भी ज़्यादा तोड़ देता है। क्रिसमस का त्यौहार आता है, लेकिन होंग्यू अपने परिवार के साथ नहीं होती। वो अभी सोयून की यादों में जी रही होती है। तभी उसकी बहन उससे मिलने के लिए आती है और एक आम बात बोलती है, तुम सोयून के इंतज़ार में कब तक अपने आप को तकलीफ़ देते रहोगी? तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन होंग्यू के दिल का सच कुछ और होता है। वो अपनी बहन से कहना चाहती है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी, मेरे दिल में हमेशा सोयून ही रहेगा। ये याद करते रहना। होंग्यू को लगता है कि उसकी बहन सोयून के बारे में कुछ जानती है, लेकिन कुछ नहीं बोल रही। तभी होंग्यू को एक पुराना मैसेज याद आता है जो शायद सोयून ने उसके लिए छोड़ा था। वो इस क्लू को लेकर के एक एजेंट से मिलने जाती है और उसे एक पार्सल भी दिखाती है जो उसके पास आया था। पार्सल को देख करके होंग्यू को पता चलता है कि सोयून ने उसके नाम से एक ऑर्फनेज के लिए पैसे डोनेट किए थे। ये बात उसके दिल को थोड़ा तसल्ली देती है। उसे लगता है कि सोयून छुप करके दूर रह रहा है, उसके लिए कुछ अचानक कर रहा है। बिना समय बर्बाद किए होंग्यू उस ऑर्फनेज तक पहुंचती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो उसे सोयून के बारे में पता चलता है कि सोयून वहां पर कभी आया ही नहीं है। एक नन उसे मिलती है और उसे बताती है कि एक जगह हो सकता है जहां पर सोयून मिल सकता है। बिना समय बिताए हुए होंग्यू वहाँ पर जाती है। अब क्या उसे सोयून मिल पाएगा या ये क्लू एक और पहेली बन करके रह जाएगी? कहानी यहाँ सस्पेंस के साथ ख़त्म होती है, लेकिन होंग्यू के दिल में एक बार फिर से सोयून के मिलने की उम्मीद जाग चुकी होती है। अब होंग्यू भी सोयून के दिए गए क्लू के साथ एक जगह पहुँचती है जो सोयून ने उसे बुलाया था, लेकिन वहां पहुंचते ही होंग्यू को कुछ लोग किडनैप कर लेते और एक ट्रक के अंदर ले जाते हैं। ट्रक के साथ और भी लोग होते हैं और उन्हें बंदी बनाए रखते हैं। लेकिन तभी एक कार वहां आकर के रुकती है और उसमें से एक आदमी निकल करके उन सभी को छुड़ाता है, लेकिन होंग्यू को वहां से एक अलग जगह ले जाई जाती है। जब उसकी आंखों पर से पट्टी खोली जाती है तो उसके सामने सोयून खड़ा होता है। सोयून को देख करके होंग्यू का दिल भर आता है और वो इमोशनल होकर के कहती है, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। सोयून थोड़ा इमोशनल होता है, लेकिन उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकता।
होंग्यू परेशान होकर के पूछती है, क्या मेरी बहन ने तुमसे कुछ कहा या फिर तुम्हें किडनैपर ने कुछ बोला था? होंग्यू को याद आता है कि किडनैपर ने सोयून के कान में कुछ कहा था। जब वो इस बारे में सोयून से पूछती है तो सोयून सच बोलता है, मेरे डैड ही तुम्हारे भाई को मारने के जिम्मेदार थे। मुझे पता था कि तुम्हें ये सारी बात पहले से ही मालूम है, इसलिए मैं तुम्हारी आंखों में देख नहीं पाया। मैं अचानक समय देख करके वहाँ से सब कुछ छोड़ करके चला आया। ये सुनकर के होंग्यू अपने आंसू को रोक नहीं पाती है, लेकिन वो सोयून से कहती है, मैं ये सब कुछ भूलना चाहती हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है बस। उसके बाद होंग्यू सोयून को किस कर लेती है और दोनों के बीच जितने भी गिले शिकवे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सोयून और होंग्यू एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद एक ग्रैंड पार्टी होती है जहां सब लोग उन्हें बधाई देने के लिए आते हैं। सोयून और होंग्यू के नए घर पर दोस्तों और परिवार का भी सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। पार्टी के दौरान मिनवू और संगवू भी अपने शादी का अनाउंसमेंट करते हैं। ये अनाउंसमेंट सुन करके सभी लोग हंसते हैं, मस्ती करते हैं और मज़े में वक्त बिताते हैं। पार्टी के बाद होंग्यू सोयून से कहती हैं, मैं अब अपने पुराने जॉब को फिर से शुरू करना चाहती हूँ। अब सोयून भी उसकी बात से खुश होता है और दोनों अपनी ज़िंदगी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सोयून फिर से अपने पुराने सेक्रेटरी के साथ काम करने लगता है और होंग्यू अपने जॉब पर वापस जा कर के और अपने करियर को संभालने लगती है। शाम को दोनों घर वापस आते हैं और साथ में वक्त बिताते हैं। उनकी ज़िंदगी एक नई शुरुआत के साथ खुशी खुशी चलने लगती है। ये कहानी एक हैप्पी नोट के साथ ख़त्म होती है, जहां प्यार, समझदारी और माफ़ी का एहसास दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। लाई हो और आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।